पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। देखिए फ्रेंड्स, आप ये टॉपिक ज़रूर पढ़ के जाना, एनसीएफ 2020 इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो ये सिफारिश करती है बहुभाषावाद को, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म को। ठीक है, ये मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करती है। ये कहती है कि अगर बच्चा अपनी मातृभाषा में स्कूल में बात कर रहा है तो उसे करने दीजिए, क्योंकि हर बच्चे की मातृभाषा अलग होगी, और अगर हर बच्चा अपनी मातृभाषा में बोलेगा तो अदर बच्चे जो हैं और लैंग्वेज को सीखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। यही होता है मूल्यांकन का उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है। तो फ्रेंड्स, ये बल देती है सक्रिय जुड़ाव और बातचीत पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। किस कारण महत्वपूर्ण होती हैं? यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता भी करती हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समय 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उसको दर्शाना चाहिए विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये इसका न्यूमोनिक के साथ याद करवाया था, CAP कैप करके। ठीक है, C फॉर कॉग्निटिव, A फॉर अफेक्टिव एंड P फॉर साइकोमोटर। तो C फॉर कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, A फॉर अफेक्टिव यानी कि भावात्मक, P फॉर साइकोमोटर यानी कि मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक कह सकते हैं। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती है ना, ये कहता है कि बच्चों का 360 डिग्री मूल्यांकन होना चाहिए, बच्चों का चहुमुखी मूल्यांकन करना है हर पक्ष में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ओनली क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि थियोरी मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी है। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर सीटेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो आप 3 साइकोलॉजिस्ट की थियोरी ज़रूर पढ़ के जाइएगा। सबसे पहले पियाजे की, दूसरा वाइगोत्स्की की एंड तीसरा कोहलबर्ग की। इन तीनों से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, रिपीटेड शिफ्ट में। आप इन्हें ज़रूर पढ़ के जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, यह आधारित है लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर। ठीक है, मैंने आपको लेव वाइगोत्स्की की थियोरी करवाई हुई थी। इनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, इन्हें भी आप नोट करते हुए चलना। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की 3 चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहला सोसाइटी, दूसरा कल्चर और तीसरा लैंग्वेज। जैसे हिंदी में बोलेंगे समाज, संस्कृति एंड भाषा। देखिए फ्रेंड्स, अगर वाइगोत्स्की से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, और ऑप्शन में कहीं भी समाज, संस्कृति या भाषा से रिलेटेड कुछ भी दिया हो और वो क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा हो, तो आप टिक कर दीजिएगा, वो हमेशा राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो फ्रेंड्स, वो हैं हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि गार्डनर की थियोरी आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ये कहते हैं कि बुद्धि जो है अनेक प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी है। ये 8 प्रकार की बुद्धि बताते हैं। ठीक है, ये जो 8 प्रकार की बुद्धि है ना, इनके अंदर से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप इन्हें डीपली पढ़ के जाइएगा। और एक चीज़ और याद रखनी है, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि का, आप कहेंगे, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। ठीक है, इन्होंने दिया था मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियोरी, जिसको बोलते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो कोहलबर्ग हैं, इनसे रिलेटेड अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो है मोरालिटी की थ्योरी, जिसे हिंदी में बोलते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने
अपनी थियोरी में 3 लेवल दिए थे और 6 स्टेजेस दी थी, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब जो 3 लेवल थे ना, वो कौन कौन से हैं उनके नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। डीपली थियोरी मैंने चैनल पर करवाई हुई है, अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो इन्होंने जो 3 लेवल बताए हैं उसमें सबसे पहला है प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा है कन्वेंशनल लेवल एंड तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। यानी कि पूर्व परंपरागत, परंपरागत एंड उत्तर परंपरागत अवस्था। अब ये जो 3 लेवल है ना, इन सभी के 2-2 स्टेजेस इन्होंने बताई हैं, तो टोटल मिलाकर के 3 लेवल और 6 स्टेजेस हो गई, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता डैश बुद्धि की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर होगा भाषाई बुद्धि की विशेषता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला कि मैं इसका क्या करूँगा, लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। तो यह क्या दर्शाता है? तो फ्रेंड्स यह दर्शाता है जेंडर रूढ़िवादिता, ठीक है, जेंडर बायसनेस। इसको जेंडर बायसनेस भी बोल सकते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप भी बोल सकते हैं और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी बोल सकते हैं। जब एक लड़का बोलता है कि गुड़ियों से मैं क्या करूँगा, इससे मैं नहीं खेलूँगा, इससे लड़कियाँ खेलती हैं, तो ये जेंडर बायसनेस होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करे, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स आपको मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ, जैसे आप कुछ चीज़ें पढ़ के जाइएगा। एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग और एक होता है सेल्फ असेसमेंट, जिसको बोलते हैं असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। ये तीनों मैंने आपको करवाए हुए हैं। हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी और मैथ्स पेडागोजी की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, उसके अंदर आपको ये सब मिल जाएंगे। फ्रेंड्स इनसे रिलेटेड ना हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं, आप सीडीपी ले लो या फिर किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी ले लो, ठीक है। तो इन्हें अभी मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी फ्रेंड्स, अभी वीडियो में हम ओनली क्वेश्चंस पर फोकस कर रहे हैं, थियोरी आप जाकर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? तो आंसर है बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस अवस्था में बच्चे का प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? तो वो है फ्रेंड्स प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण ग्लास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि वह जो है प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, ठीक है। ये मैंने आपको करवाया था फ्रेंड्स, पियाजे की जो थ्योरी है ना, उन्होंने डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस बताए थे, जिसका न्यूमोनिक मैंने आपको याद करवाया था PCSE, यानी कि सॉरी ये नहीं SPCF, ठीक है, ये न्यूमोनिक याद करवाया था। S फॉर सेंसरी मोटर, फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इनके अंदर जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी, आप उन्हें पढ़ के जाना, उसी के अंदर से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण कौन सी स्टेज में आता है, यानी कि वस्तु स्थायित्व का गुण कौन सी स्टेज में आता है? तो ये आता है फ्रेंड्स संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर की स्टेज में, ठीक है। ऐसे ही प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, कलेक्टिव मोनोलॉग बच्चे के अंदर आ जाता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की स्टेज में बच्चा कॉन्क्रीट चीज़ों के लिए लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है। फॉर्मल ऑपरेशनल की स्टेज में क्या होता है, बच्चा जो है जो कॉन्क्रीट से अदर होती है ना, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, अमूर्त चीज़ें, उनके लिए भी लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर का बता दिया आपको, डिटेल थ्योरी मैंने आपको करवाई हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? तो वो होता है फ्रेंड्स सांस्कृतिक उपकरण। देखिए मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया था, अगर वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन आए और ऑप्शन में कहीं भी समाज, संस्कृति या भाषा दिखे तो वो आंसर बिल्कुल सही होता है। तो यहाँ पर संस्कृति लिखा है ना, सांस्कृतिक उपकरण, तो ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। ठीक है, बच्चे क्या हैं? सक्रिय निर्माता हैं, बच्चे एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित किए जाते हैं? तो आंसर होगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसके लिए आपको कोहलबर्ग की थियोरी पढ़नी पड़ेगी, आप ज़रूर से उसे पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय समूहों के विद्यार्थियों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? तो आंसर है उन संप्रदायों को पढ़ना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक हैं। ठीक है, जो जीवन से अप्रासंगिक हैं उनको पढ़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर प्रासंगिक हैं तो उन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है? तो आंसर है अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी कुछ संप्रदायों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है, यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? तो आंसर है महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। ठीक है फ्रेंड्स, इससे एक क्वेश्चन याद आया, एक क्वेश्चन सीडीपी में पूछा जा रहा है मास्टरी ओरिएंटेशन के ऊपर। ठीक है, मास्टरी ओरिएंटेशन मतलब होता है जब कोई बच्चा किसी भी चीज़ में मास्टरी हासिल कर लेता है। ठीक है, उसे इस चीज़ से देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लाइक किसी बच्चे का सीडीपी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसने सीडीपी में महारत हासिल कर रखी है, सीडीपी में मास्टरी अचीव कर रखी है। ठीक है, उसे सीडीपी के अंदर सब कुछ आता है, बट कभी कभी ये हो सकता है कि उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे बच्चे जो हैं किसी एक चीज़ पर मास्टरी हासिल कर लेते हैं, बट उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं रहता कि मैं इसमें पास हूँगा या फिर नहीं हूँगा। ठीक है, तो सीटेट में ये क्वेश्चन बनता है, तो आप ये याद रखेंगे मास्टरी ओरिएंटेशन जो होता है वो पॉजिटिव टैग वर्ड है फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको नेगेटिव टैग वर्ड समझते हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ मास्टरी ओरिएंटेशन पॉजिटिव है, और एक आता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, ये होता है फ्रेंड्स नेगेटिव। अब परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन क्या होता है ना, कि यहाँ पर बच्चा अपने परफॉर्मेंस पर फोकस करता है। जैसे कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आ गया, सपोज 70% ला गया, भले ही उसने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल नहीं करी हो, बस उसने अपने परफॉर्मेंस पर फोकस किया कि मुझे इतने % मार्क्स लाने हैं, भले ही रट के लाने हैं या कैसे लाने हैं, वो ला गया। तो ये होता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, और ये फ्रेंड्स नेगेटिव टैग वर्ड है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वैसे मैंने पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड की PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर की हुई है, आई होप आप लोगों ने देख ली होगी। अगर अभी तक नहीं देखी है तो फ्रेंड्स आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं अपने नोट्स भी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, और साथ में ये टैग वर्ड्स वाला भी शेयर किया था। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? तो फ्रेंड्स इसका केंद्र बिंदु है बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? तो फ्रेंड्स वो है मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की स्टेज, जो 3rd स्टेज होती है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे जो है संरक्षण की अवस्था उनमें आ जाती है, कंजर्वेशन का गुण आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, सीटेट में नहीं वाले क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। ठीक है, तो आंसर है ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, ऐसी चीज़ें टीचर ने नहीं देनी है जब बच्चे मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में हो तो। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम अंतःक्रिया और संवाद द्वारा होता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। कुछ क्वेश्चन तो फ्रेंड्स बहुत ईजी हैं। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। यह जो है मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट का एम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में, समावेशी कक्षा ऐसी होती है फ्रेंड्स, इंक्लूसिव क्लासरूम कहेंगे, जिसमें हर तरह के बच्चों को शामिल करके पढ़ाया जाता है। ठीक है, उनमें भेदभाव नहीं किया जाता है किसी भी तरीके से नहीं। तो आंसर है
विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्न में से किसकी सिफारिश की गई है? तो आंसर है फ्रेंड्स, निजी विद्यालयों में आरक्षण। ठीक है, देखिए ये जो RTE 2009 है ना, इससे रिलेटेड और चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ये जो RTE है, इसने कहा था कि 6 से 14 साल तक बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है, जिसे हिंदी में बोलेंगे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी है। ठीक है, और वहीं अगर कोई बच्चे डिसेबल्ड हैं, यानी कि दिव्यांग बच्चे जो हैं, उन्हें जो है 6 से 18 साल तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है। ये कहा गया है RTE 2009 में। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता के सीधे प्रभावित करती है? तो आंसर है फ्रेंड्स, डिसकैलकुलिया। जहाँ भी क्वेश्चन में गणित से रिलेटेड आ जाए ना, कि बच्चों को गणित में गणना करने में प्रॉब्लम है या कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, संख्याओं में प्रॉब्लम है, तो बच्चे के अंदर डिसकैलकुलिया होगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो अधिगम विकार है ना, सिर्फ एक डिसकैलकुलिया ही नहीं है, और भी हैं, जैसे डिस्फेजिया, अफेजिया, डिस्प्रैक्सिया, अप्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया। तो फ्रेंड्स मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है अप्रॉक्स 10 मिनट की, उसके अंदर मैंने आपको सारे अधिगम विकार करवाए हैं। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि अगर बच्चे को भाषा में प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, भाषा संबंधी विकार है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे बोलते हैं अफेजिया। ठीक है, ऐसे डिसग्राफिया होता है जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो, ऐसे डिसलेक्सिया होता है जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम हो। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? तो आंसर है, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्न में से किस रणनीति से बचना चाहिए? तो निष्क्रिय नकल, इस रणनीति से बचना चाहिए। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस कर लिए CDP के क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस करेंगे EVS के क्वेश्चन। ठीक है, जो पेपर 1 में आते हैं पर्यावरण अध्ययन के। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, EVS में स्लॉथ से रिलेटेड है। स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर है, स्लॉथ जो है भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 आवर वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। ठीक है, देखिए स्लॉथ से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप उन सभी पॉइंट्स को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में स्लॉथ को लेकर अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, वह कौन से हैं? तो फ्रेंड्स वो हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं? तो फ्रेंड्स आंसर है उत्तर पूर्व। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया हो सकता है? तो फ्रेंड्स यह आया हो सकता है कश्मीर से। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स इस बार CTET में क्वेश्चन बहुत लेंदी आ रहे हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत इजी था कि कहाँ के लोग सरसों के तेल में बनी मछली को खाना पसंद करते हैं, और आंसर हो जाता कश्मीर। ठीक है, बट यहाँ आप देख रहे हैं पूरी एक स्टोरी बना करके लिख दी है और आंसर वही है उसका। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा करके आ रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले वीडियो में भी बोला कि इस बार CTET में क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड बन रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इससे अदर भी बहुत सारी जगह हैं फ्रेंड्स जहाँ का फेमस फूड आपको याद रखना है। जैसे हांगकांग की बात कर लेते हैं, तो हांगकांग में जो है सांप को पकाकर खाया जाता है। ठीक है, सांप को पकाकर एक डिश बनती है जिसका नाम है फ्रेंड्स लिंग हु फेन। ये आप ध्यान रखेंगे, मैं लिख देती हूँ, लिंग हु फेन। ठीक है, सांप से बनती है ये डिश, और ये कहाँ की फेवरेट है? ये है फ्रेंड्स हांगकांग की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है? तो फ्रेंड्स यह है उत्तर प्रदेश का। किस पक्षी ने कहा कि मेरे सिर पर शिखा है?
तो वो है फ्रेंड्स मोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसीई का फुल फॉर्म बताइए। तो फ्रेंड्स सीसीई का फुल फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए फ्रेंड्स, आपने अगर मेरी पेडागोजी की सीरीज़ देखी होगी तो वहाँ पर मैंने ये सीसीई डिटेल में आपको करवाया है, क्योंकि इसके अंदर से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एफए और एसए हैं, जिन्हें हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सम्मेटिव असेसमेंट, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इन्हें भी पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्यूरियोसिटी को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिज़ाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। बेसिकली क्वेश्चन ये है, देखिए फ्रेंड्स, कि जो पोचमपल्ली है ना, वो भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है और ये जो है साड़ियों के लिए फेमस है। ठीक है, तो यह कस्बा किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है फ्रेंड्स तेलंगाना में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए योजना कैसे बनाएंगे? तो आंसर है एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिला करके। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो फ्रेंड्स वो हैं चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, आपने पूरा क्वेश्चन याद ये रखना है कि ईवीएस में जो थीम है वो 6 थीम बताई गई हैं। इन 6 थीम के नाम आपने ज़रूर याद रखने हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में। ठीक हो गया। चलिए अब हम नेपेंथीज के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी। 3 टॉपिक ऐसे हैं ना ईवीएस में जो रिपीटेड आपसे हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले अप्रॉक्स 5 मिनट की एक वीडियो बनाई है जहां पर ये तीनों टॉपिक आपको क्लियर करवाए हैं। सबसे पहला हो गया रेगिस्तानी ओक, दूसरा हो गया फ्रेंड्स नेपेंथीज जिसको हम बोलते हैं पिचर प्लांट। ठीक है, और तीसरा है एक खेजड़ी वृक्ष। तो इन 3 टॉपिक्स को आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये सीटेट में इस बार बहुत पूछे जा रहे हैं। तो चलिए नेपेंथीज के बारे में भी देख लेते हैं। वैसे इसके नोट्स भी मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दिए थे फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, जो अपकमिंग सीटेट आएगा उसकी भी प्रिपरेशन मैं आपको करवाऊँगी। ठीक है, चलिए फिलहाल हम नेपेंथीज को देख लेते हैं। नेपेंथीज वह पौधा जो शिकार करता है, उसके विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत में मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ठीक है, और इसका जो मुंह होता है ना घड़े जैसा, जब इसका मुंह खुला हुआ होता है तो क्या होता है कि ये छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, चूहे वगैरह, कीड़े मकोड़े, उनको ये ट्रैप कर लेता है, अपनी तरफ खींचता है और उनको खा लेता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि इनसे जो है एक खुशबू निकलती है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आप याद करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो हाथी से रिलेटेड भी ये हैं, ये सारे नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप आपने देख लिए होंगे। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। ठीक है, किसी हाथियों के झुंड की जो हथिनी, बुजुर्ग हथिनी होती है, वो उसकी क्या होती है, झुंड की लीडर होती है। ठीक है, ये आप कहेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और चीज़ें हैं, देखिए शहर, राज्य एंड अत्यधिक पसंद किया जाने वाला भोजन, जैसे हांगकांग में पकाया हुआ सांप खाया जाता है, मैंने अभी आपको बताया ना ऊपर, वही है। केरला में किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाया जाता है। ऐसे ही कश्मीर में तेल से बनी एक मछली खाई जाती है। ठीक है, तो ये फूड आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो फ्रेंड्स वो होती है मैना। ठीक है, इससे आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। एक पक्षी होता है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, वो है मैना। और एक पक्षी ऐसा होता है जो अपनी गर्दन को बहुत हद तक रोटेट कर सकता है, सबसे ज़्यादा घुमा सकता है आगे पीछे, तो वो होता है फ्रेंड्स उल्लू। ठीक है, इन दोनों में आपको ये डिफरेंस याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।